इट्स अ फंक्शन है। और एग्जांपल लिया था काइनेटिक एनर्जी का कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी। फिर हमने देखा था कि इट विल बी फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। कौन सा फंक्शन? 1/2 mv²। इसके बाद आए हम लोग कि देर इज समथिंग कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड देर इज समथिंग कॉल्ड एज डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल बेटा वो रहेगा जो, और मेरे पे कोई हंसेगा नहीं, ठीक है, मैं आज केजरीवाल बना हुआ हूँ क्योंकि ठंड मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो हंसेंगे तो माइक बंद करके हंस लेंगे ताकि मुझे ना पता चले। तो हाँ, फिर हम देख रहे थे डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर दोज जिसको हम वैल्यू, जिसकी वैल्यूज हम प्रोवाइड करेंगे, दोज आर कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और कुछ वेरिएबल होंगे जो जिनकी वैल्यूज बेस्ड अपॉन अवर डिपेंडेंट वेरिएबल आएगी, तो वो आएंगे बेस्ड अपॉन अवर इंडिपेंडेंट इनपुट, तो जिनकी वैल्यूज आएंगी वो आएंगे डिपेंडेंट। तो यहाँ पे हमने देखा था कि एक मास m है, उसको हमने डिस्प्लेस किया टू सम डिस्टेंस, तो डिस्प्लेस कितना करेंगे दैट इज अवर विश, हमने अपनी मर्जी के हिसाब से उसको डिस्प्लेस कर दिया। अब उसमें एनर्जी कितनी खर्च होगी, दैट इज समथिंग दैट इज बेस्ड अपॉन द फॉर्मूला या फिर फंक्शन, तो वो हो गया डिपेंडेंट। एनर्जी डिपेंडेंट है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स इंडिपेंडेंट है। फिर हमने देखा था स्लोप क्या होता है। स्लोप आपको बताया कि इट इज द मेजर ऑफ स्टीपनेस, कितना ढलान है, कम है ज्यादा है, तो स्लोप हमें बताएगा। इफ द स्लोप इज लेस दिस मीन्स कि ढलान कम है, इफ द स्लोप इज हाई दिस मीन्स कि ढलान हमारी ज्यादा है। तो फिर ये थीटा एंगल आपको दिख रहा था ग्रीन लाइन सेगमेंट के साथ, टेंजेंट ऑफ दिस थीटा इज कॉल्ड एज स्लोप। और उसकी वैल्यू हमने डिराइव की थी कि y2 माइनस y1, भाई परपेंडिकुलर है y2 माइनस y1, और बेस क्या है x2 माइनस x1, तो दैट वाज डिराइव्ड लाइक दिस, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू थी y2 माइनस y1, बेस की वैल्यू थी x2 माइनस x1। तो बेस्ड अपॉन दिस फॉर्मूला वी अराइव्ड कि m इज कॉल्ड एज स्लोप and it is the tangent of the theta. Theta is the angle that the segment or the line is making with the positive x-axis. तो ये आए थे। फिर हमने बताया था on circular surfaces या फिर curved graphs at a particular instant अगर हम tangent ड्रॉ करें तो tangent हमें क्या देगा, that will be give us the sense of slope या फिर rate of change of something, है ना, rate of change या slope के बारे में बताएगा। अब बात करेंगे, फिर हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, तो बेसिक ग्राफ देखे थे, फर्स्ट वन था स्ट्रेट लाइन ग्राफ या फिर लीनियर फंक्शन का ग्राफ। उसमें आपको बताया था कि जनरल इक्वेशन ऑफ ए लीनियर फंक्शन इज y इक्वल्स टू mx प्लस सी। अब y इक्वल्स टू mx प्लस सी किसका होगा, इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज इट्स अ लीनियर फंक्शन। और लीनियर में बताया था क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 रहेगा, x की पावर भी 1 और y की पावर भी 1। अगर ये हो रहा है y और x डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की पावर में सिर्फ 1 आ रहा है, दिस मीन्स कि इट इज गोइंग टू बी अ लीनियर फंक्शन। ठीक है बेटा। फिर यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि दिस इज द एंगल थीटा, इफ वी टेक टेंजेंट ऑफ दिस एंगल दैट विल गिव अस द स्लोप। फिर आपको बताया था इफ द स्लोप इंक्रीजेस, मान लो स्लोप बढ़ रहा है तो क्या होगा, इसकी स्टीपनेस बढ़ती चली जाएगी, थीटा बढ़ता चला जाएगा। अगर स्लोप घट रहा है तो क्या होगा कि थीटा घटता चला जाएगा। ये बताया था। सी की वैल्यू बताई थी, सी इज नथिंग बट द वाई इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस के साथ जो इंटरसेप्ट करेगा, इंटरसेप्ट बनाएगा, दैट इज कॉल्ड एज सी। तो सी अगर कम होगा या ज्यादा होगा, मान लो सी की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो फिर क्या होगा, सी की वैल्यू बढ़ाने के ऊपर ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना ऐसे ऊपर शिफ्ट होता जाएगा, जैसे जैसे सी की वैल्यू बढ़ेगी। और स्लोप कांस्टेंट है, क्यों है, क्योंकि पैरेलल लाइन बन रही है, यानी कि थीटा की वैल्यू यहाँ भी वही है जो पहले थी, यहाँ भी वही है, बट ये स्टार्टिंग पॉइंट इसका ऊपर शिफ्ट होता जा रहा है, दिस मीन सी की वैल्यू बढ़ती जा रही है। और वहीं इसका उल्टा हुआ, अगर सी की वैल्यू घटती गई तो ये ऐसे चला जाएगा, भाई सी कम हो गया तो नीचे जाता जाएगा, स्लोप यहाँ भी थीटा ही रहेगा। ठीक है। और स्लोप के वेरिएशन का मैंने बताया था कि स्लोप का वेरिएशन ये होता है बेटा कि अगर स्लोप बढ़ रहा है तो ये स्टीपनेस बढ़ती है, घट रहा है तो स्टीपनेस घटती जाएगी। तो ये हमने देख लिया था स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए, यानी लीनियर फंक्शन के ग्राफ के लिए हमने ये सारी चीजें कल देख ली थी। मेन मोटा मोटी बात जो बताई थी याद रखने की, वो क्या बताई थी कि दिस इज द इक्वेशन, और दूसरी बात कि स्लोप होता है m और m की वैल्यू होती है टेंजेंट ऑफ थीटा के बराबर, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम शिफ्ट हुए थे किस पे, इसके स्पेशल केसेस पे। y इक्वल्स टू mx प्लस सी का स्पेशल केस क्या हो सकता है, c की वैल्यू 0 हो सकती है। c की वैल्यू 0 होगी, दिस मीन्स कि भैया
कि सी जिस ये जो लाइन सेगमेंट है ये वाई एक्सिस को किस पे काटेगा, सी पे, और सी की वैल्यू 0 है, जिसमें 0 पे, यानी वाई इक्वल टू 0 पे काटेगा। वाई इक्वल टू 0 कहाँ पे लाई करेगा, वाई इक्वल टू 0 विल लाई ऑन ओरिजिन। तो ओरिजिन के थ्रू अगर ये पास हो रहा है लाइन, तो दैट मीन्स कि सी की वैल्यू 0 है। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में सी 0 डाला तो वाई इक्वल टू एम एक्स बच गया। ठीक है, तो सच ए ग्राफ इज कॉल्ड दिस। अब इसमें सी 0 से पास होगा, बट अगर m की वैल्यू यहाँ पे बढ़ती है तो m की वैल्यू बढ़ेगी तो ये 0 से पास होते हुए ऐसे हो जाएगा। स्टीपनेस यहाँ भी बढ़ सकती है, और m की वैल्यू घट रही है, मतलब स्लोप की वैल्यू घट रही है, तो स्टीपनेस कम हो जाएगी। तो ये पॉसिबिलिटीज यहाँ पे है। फिर एक और स्पेशल केस देखा था, दैट वाज कि m की वैल्यू हो गई 1 और c की वैल्यू हो गई 0, कि c तो 0 हुआ यानी कि ओरिजिन से पास करेगा, और m की वैल्यू 1 हो गई, मतलब m की वैल्यू 1 का हमने देखा था कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1 हो गई, इंप्लाइज थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो गया। मतलब क्या, मतलब ये जो लाइन है ये x एक्सिस के साथ 45 बनाएगा, x के साथ बनाएगा तो y के साथ भी 45 बनाएगा, ये चीज हमने देखी। देन वी हैव सीन कि सच ए फंक्शन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में अगर m 1 है और c 0 है तो क्या होगा, y इक्वल टू एक्स हो जाएगा। भाई y ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये उड़ गया, तो y इक्वल टू एक्स बच जाएगा। तो सच ए फंक्शन इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब कि जो आपने x की वैल्यू इनपुट दी वही y की वैल्यू एज एन आउटपुट आ गई। और ये क्या होगा, ग्राफिकली देखो कि दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विद एन एंगल 45 डिग्री विद बोथ द एक्सिस, पॉजिटिव y और पॉजिटिव x एक्सिस के साथ 45 डिग्री के कोण पर ओरिजिन से पास होते हुए दिखाई देगी आपको। और इसमें अगर इंटरसेप्ट डालोगे मान लो, तो मान लो इसके ऊपर 4 नीचे डाला, किसी पॉइंट का नीचे इस पर प्रोजेक्शन डाला, तो 4x की वैल्यू है, तो सिमिलरली ही करस्पॉन्डिंग वैल्यू y की भी रहेगी, 3 पे 3 रहेगी, 2 पे 2 रहेगी। तो दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज आइडेंटिटी फंक्शन। नाउ देखो ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन, अब ये आज की कहानी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन हम लोग देखेंगे। ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन क्या है, इनवर्स फंक्शन क्या हुआ कि जो y हुआ, y दैट विल बी 1/x, तो जो आप x दोगे उसका उल्टा 1/x कर दो, तो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ y। दिस इज नथिंग बट इनवर्स फंक्शन। अब इस इनवर्स फंक्शन में कुछ चीज देखनी होगी, वो मैं आपको बताता हूँ। लिमिट, लिमिट का मतलब पता है, अगर मैं ये लिखूं x एरो 0, इसको क्या बोलेंगे, x टेंड्स टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, कोई बच्चा बताओ मेरे को, ये मतलब क्या हुआ x टेंड्स टू 0 का, बताओ बेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x टेंड्स टू 0? अरे जगे हुए क्या, सर्दी ले डूबी तुमको, सबको सर्दी ले डूबी लग रहा है, कोई जगा हुआ है या सो गए सब? अरे सब लोग सो गए क्या? नो सर। तो x टेंड्स टू 0 का मतलब क्या होता है कि x इज वेरी क्लोज टू 0, x इज वेरी क्लोज टू 0 बट x इज नॉट इक्वल टू 0। x 0 के बराबर नहीं है, पर x 0 के बहुत बहुत करीब। x 0 के बहुत बहुत करीब है, बहुत पास है, यानी x की वैल्यू बहुत छोटी है। ऐसे हो सकती है पॉजिटिव वैल्यू भी या फिर नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, बट इट इज वेरी क्लोज टू 0 बट इट इज नॉट एग्जैक्टली 0। तो अगर ऐसी बात मुझे लिखनी है तो आई यूज द कंसेप्ट ऑफ लिमिट्स, कि लिमिटिंग वैल्यू है। लिमिटिंग वैल्यू मतलब कि बिल्कुल ही पास में है नहीं 0 पर 0 के लगभग 0 है। तो अगर x को लिखना है x इज लगभग 0, दिस मीन्स x लिमिट्स टू 0 या फिर x टेंड्स टू 0। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं। क्यों लिखेंगे बेटा, देखो कोई बच्चा मुझे बताओ y इक्वल्स टू 1/0 अगर मैं लिख दूं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 को 0 से डिवाइड करें तो क्या आता है, बताओ। 1 को अगर मैं 0 से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, इफ आई डिवाइड 1/0 व्हाट विल बी माई आंसर? इंफिनिटी। इन्फिनिटी। चलो इन्फिनिटी। चलो सर अनडिफाइंड। कुछ बच्चों ने बोला इन्फिनिटी, है ना, प्लस इन्फिनिटी मान लेते हैं क्योंकि सारा खेल प्लस का है। कुछ बच्चों ने बोला अनडिफाइंड। अच्छा, इसके अलावा भी कोई आंसर है, कोई 0 भी बोल रहा है, कोई ऐसा बोल रहा है 0?
कोई बोल रहा है 1, 1 भी बोल रहा है क्या? ये 0 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। कोई बोल रहा है क्या? चलो ठीक है, तो मैं किस किस को काट दूं? 1 को काट देता हूँ, कोई इसकी सहमति नहीं है किसी की भी इस पे। किसी बच्चे ने 0 पे हल्का सा यस बोला था, कोई नहीं, इसको रख लेते हैं। तनप्रीत बोल रहे हैं क्या आप 1 आएगा? नो सर। ठीक है, तो 0 कौन बोल रहा था? 0 तनप्रीत, हाँ। तो अगर 1 को 0 से डिवाइड कर दूं तो 0 आएगा, बिल्कुल सही बात है, 0 आएगा। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। तो y इक्वल्स टू 1/x है, अगर 1 को 0 से डिवाइड कर दूं तो 0 आएगा। कितने बच्चे एग्री कर रहे हैं? कोई बच्चा है जो इस बात को गलत मान रहा है? 0, 0 नहीं आएगा भाई, बिल्कुल गलत बात है, सरासर गलत बात है, पाप है अगर 1 को 1/0 में 0 बोलता हूँ तो। 1/0 0 कभी नहीं हो सकता। इन दो दो मेजर कंटेस्टेंट जो रहेंगे ना, वो ये रहेगा, या तो कुछ बच्चे बोलेंगे इन्फिनिटी, कुछ बच्चे बोलेंगे अनडिफाइंड। तो पहले बता देता हूँ, जो सही जिनका आंसर है वो ये है, अनडिफाइंड है। क्या है हमें नहीं पता क्या है, बट इन्फिनिटी नहीं है, दैट इज फॉर श्योर। तो कुछ चीजें होती है मैथमेटिक्स में जिनको बोलते हैं अनडिफाइंड फॉर्म्स। कुछ कुछ फॉर्म्स होती हैं, यानी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कुछ ऐसी होंगी जिनके बारे में हमें नहीं पता कि उसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। तो 1/0 इज ऑल्सो वन ऑफ दोज। 1 को जब 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा? बहुत बड़ा होगा वैल्यू, बट क्या होगा हमें नहीं पता। तो हम ये नहीं बोल सकते कि प्लस इन्फिनिटी होगा। प्लस इन्फिनिटी इज ए रॉन्ग फीलिंग। जो प्लस इन्फिनिटी की फीलिंग ले रहे हो वो गलत फीलिंग है। सही फीलिंग ये लो, और नहीं आ रही तो इसको रट लो, क्योंकि इसकी फीलिंग आएगी नहीं, इसको रटना ही पड़ेगा। जिन्होंने बोला है कि अनडिफाइंड है उन्होंने भी शायद रट रखा होगा। तो 1/0 इज एन अनडिफाइंड, अनडिफाइंड नंबर, हमें नहीं पता क्या है इसका मतलब, कि क्या आएगा वो नहीं नहीं जानते। तो टू अवॉइड सच आउटपुट, टू अवॉइड सच एन आउटपुट फ्रॉम अ फंक्शन, भाई हम फंक्शंस की तो बात कर रहे हैं, इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन क्या है? यहाँ पे y है, y इज फंक्शन ऑफ x, क्या? और ये कौन सा फंक्शन है? 1/x के बराबर है। तो दिस इज एन इनवर्स फंक्शन। और एक फंक्शन की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था बेटा, कि व्हेन फंक्शन, when there is a input given to a function, तो देयर शुड बी सम यूनिक आउटपुट, है ना? तो पहली बात तो ये है कि यूनिक तो बाद की बात है, पहले कुछ आउटपुट आना चाहिए। तो पहले आउटपुट आएगा, अगर आउटपुट आ रहा है और वो यूनिक भी आ रहा है, देन इट्स कॉल्ड अ फंक्शन। और हम बात करें इनवर्स फंक्शन, तो हमें पहले ही पता है कि फंक्शन तो ही है, तो देयर शुड बी सम यूनिक आउटपुट, देयर शुड बी सम यूनिक आउटपुट। तो अनडिफाइंड इज नॉट आउटपुट। अनडिफाइंड जो चीज है दैट इज नॉट अ प्रोमिसेबल आउटपुट यार। अगर अनडिफाइंड बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या ही आउटपुट है? there is no output. Undefined is not considered as a valid output. That's why to avoid such a situation, हम क्या करते हैं, we never provide value x equals to 0 to inverse function. x equal to 0 हम inverse function में कभी भी नहीं रखेंगे। और इसको ग्राफिकली देखोगे तो आप फील करो कि x equals to 0, x इक्वल टू 0 इधर नहीं, इधर दिखाई देगा आपको। भाई x की वैल्यू 0 बिल्कुल 0 नहीं हो सकती। x की वैल्यू 0 कब होगी? y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे ये 0 हो जाएगी। तो ये ग्राफ जो आपका है ना, x y इक्वल टू 1/x का, ये कभी भी, चाहे आप कितना भी इसको इन्फिनिटी पे ले जाओ, कभी भी ये y एक्सिस को टच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज अगर y एक्सिस पे आ गया तो 1/x यानी कि 1/0 हो जाएगा, दैट इज अनडिफाइंड स्टेट। तो कितना भी छोटा आप एक्सिस को प्रोवाइड कर दो, एज x टेंड्स टू 0, एज x टेंड्स टू 0 का मतलब हुआ जैसे जैसे x 0 को अप्रोच करेगा, जैसे जैसे x 0 को अप्रोच करेगा, मतलब हम बहुत यहाँ पे पास पास में रीडिंग लेंगे यानी कि इधर, तो वैसे वैसे y एज x टेंड्स टू 0, देन y टेंड्स टू इंफिनिटी, y टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी। ये बात वैलिड है एकदम, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर x की वैल्यू 0 के पास जाएगी, जितना नजदीक, जितना समीप 0 के जाएगी, y की वैल्यू भी उतना प्लस इंफिनिटी की तरफ जाएगी। बट हम 0 पे नहीं बात कर सकते, क्यों? क्योंकि दिस विल रिजल्ट इनटू एन अनडिफाइंड आउटपुट। ठीक है, तो ये ऐसे रिलेशनशिप्स को दिखाने के लिए हम ये यूज करते हैं एरो। इसका भी आपको पता पड़ गया कि लिमिट कहाँ यूज होती है। लिमिट का मतलब वो है जब हम एग्जैक्टली आसपास की सिचुएशंस के बारे में तो बता सकते हैं, बट एग्जैक्टली 0 पे क्या होगा वो नहीं बता सकते। तो इन दो सिचुएशंस x टेंड्स टू 0 हम यहाँ पे यूज करेंगे।
अब वही सिचुएशन उल्टा देखो, एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, जैसे जैसे x की वैल्यू इन्फिनिटी होगी वैसे वैसे y टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे x बढ़ेगा इन्फिनिटी की तरफ वैसे वैसे y की वैल्यू जीरो होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसा फंक्शन हमारे पास है दैट इज कॉल्ड एज इनवर्स फंक्शन। उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये दिख रहा है बेटा आपको, ये रेड वाला। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन आता है ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसमें आप जो मर्जी इनपुट डालो उसका आउटपुट फिक्स वैल्यू रहेगा। जैसे कि फंक्शन ऑफ एक्स इज, ये रहा कोई फंक्शन है, उसका आउटपुट के है। अब के ही रहेगा भाई, के हमेशा के ही रहेगा, चाहे उसमें एक्स f1 निकालो, f1 की वैल्यू भी के है, f2 निकालो, f2 की वैल्यू भी के है, f इन्फिनिटी निकाल लो तो भी के ही आएगा। तो मतलब f की कुछ भी वैल्यू हो आउटपुट के ही रहेगा, है ना। तो ये ऐसा फंक्शन कहाँ है, ये डॉटेड लाइन जो दिख रही है ना, ये रेड कलर से बना दिया। अब यही ऐसा फंक्शन है। देखो x की वैल्यू तो पॉजिटिव x की तरफ बढ़ रही है ना, बढ़ती जा रही है भाई, यहाँ 1 थी, यहाँ 2 थी, यहाँ 3 थी, यहाँ 4 थी, यहाँ 5 थी, बट ये भाई साहब अपना k पे बरकरार है। इनकी जो दूरी है ना, यानी y एक्सिस में, भाई y लिख दो ना, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के, ऐसे हुआ। तो यहाँ y इक्वल्स टू y में आ रही है वैल्यूज, तो ये देखो इसकी वैल्यू k ही है, k पे फिक्स अटका हुआ है, के जहां तक मर्जी के x को खींचते ले जाओ, जहां भी चले जाओ x की एक्सिस पे, बट ये वैल्यू फिक्स रहेगी। तो सच अ फंक्शन इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट फंक्शन, जिनके व्यवहार में कोई बदलाव ना है अलग अलग इनपुट के बावजूद भी। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारी क्लास के अधिकांश बच्चे। द मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अवर क्लास आर लाइक कांस्टेंट फंक्शंस। क्यों, जैसा मर्जी जो मन आए पूछ लो, दे विल ऑलवेज कीप क्वाइट, दे विल नॉट रिस्पॉन्ड। तो दे आर मेंटेनिंग देयर कांस्टेंट बिहेवियर, तो दे आर मोर और लाइक कांस्टेंट फंक्शंस। ठीक है बेटा, कुछ कुछ बच्चे हैं जो अलग अलग हैं, कुछ हाइपर एक्टिव होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं, तो वो लोग रिस्पॉन्स करते हैं, तो देयर बिहेवियर चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू गिवन इनपुट। बट स्टूडेंट्स, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हुज बिहेवियर डज नॉट चेंज विद गिवन इनपुट, तो दे आर अलाइक्स ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, या फिर इनका ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब बात करते हैं, अब यहां तक था सब लीनियर, सब कुछ लीनियर था, यहाँ स्ट्रेट लाइन था, एक्स और वाई के बीच में लीनियर रिलेशन था, यानी कि वाई की वैल्यू भी 1 थी और एक्स की वैल्यू भी 1 थी। अब आगे बढ़ते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू, अगर एक्स स्क्वायर में चले गए तो दैट विल बी क्वाड्रेटिक। देखो अब एफ एक्स है, अगर मैं बोलूं वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये एक्स ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के बराबर होगा। अब एक्स स्क्वायर है यानी कि एक्स के ऊपर पावर 2 आ गई है, अब एक्स के ऊपर पावर 2 आ गई है, तो इन सच सिचुएशंस हम बात करेंगे कि दिस इज अ फंक्शन y एंड दैट हैज सम पावर ऑफ y2, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। अब ये लीनियर नहीं रहा, अब ये लीनियर नहीं रहा। तो सच अ फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय पैराबोलाज ऑन ज्योमेट्रिक, या ग्राफ पेपर पे ये एज ए पैराबोला निकल के आते हैं। तो पैराबोला होगा दैट इज फॉर श्योर। दूसरी बात ये है कि इनकी शेप अलग हो सकती है, जैसे इसका अपवर्ड मुंह, इसका ऊपर खुला हुआ है, इसका नीचे खुला हुआ है। कोई पैराबोला होगा जिसका मुंह राइट साइड खुला होगा, कोई होगा जिसका लेफ्ट साइड खुला होगा, कोई ऐसा होगा कि ऐसे किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग होगा। ठीक, तो दोज ऑल आर पॉसिबिलिटीज। कुछ ऐसे होंगे कि जिनका मुंह बड़ा चौड़ा होगा, कुछ होंगे जिनका मुंह बहुत चपटा होगा, ऐसे। तो दीज ऑल आर द पॉसिबिलिटीज, और ये कब कब होंगी, दीज वेरिएशंस विल बी कमिंग एज द वैल्यूज ए बी एंड सी विल बी चेंजिंग। जैसे ए बी और सी की वैल्यूज हम एडजस्ट करेंगे, उस हिसाब से पैराबोला की शेप, लोकेशन, ओरिएंटेशन, ये सब चीजें चेंज हो सकती है। तो मोटा मोटी इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसके बारे में डिटेल में अभी नहीं पढ़ेंगे, इसके बारे में जब पढ़ेंगे जब हमें इसकी रिक्वायरमेंट आएगी फिजिक्स। ठीक, तो ये एक फंक्शन होता है। फिर आती है बात ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लोगैरिथमिक फंक्शन। ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लोगैरिथमिक फंक्शन, तो पहले हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, फिर देखेंगे लोगैरिथमिक फंक्शन क्या होता है। अब ध्यान से सुनेंगे सब लोग, क्योंकि इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है और लॉग फंक्शन क्या है। देखो e टू द पावर x, एक चीज तो ये हो गई,
दूसरी चीज हो सकती है a टू द पावर b, तीसरी चीज हो सकती है 10 टू द पावर x, है ना। अब देखो ये तो हमने देखा कि दीज आर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, मोस्टली हम जानते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को e टू द पावर x से, क्यों, e से एक्सपोनेंट होता है इसलिए e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल। बट क्या सिर्फ e टू द पावर x ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? बोलो बेटा, कोई जगह हुआ है क्या? Yes, sir. सर ये तो ये बताओ क्या सिर्फ e टू द पावर x ही एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्या? देखो e टू द पावर x इज नॉट द ओनली एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर ट्रू सेंस में पूछो तो a टू द पावर b, जनरल फॉर्म में a टू द पावर b को बोलेंगे। जैसे a फंक्शन है, जैसे फंक्शन a है और इसकी पावर b है, तो a टू द पावर b इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ऐसे केसेस में जैसे a है और ये b है, तो a है, इसको बोलते हैं बेस, यानी कि बेस क्या है, और b को बोलते हैं एक्सपोनेंट। ये क्या हुआ, जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि मैंने बेस ले लिया 2, a की वैल्यू 2 ले ली और b की वैल्यू ले ली, b विल बी फ्रॉम 2 टू 10, ऐसे 2 से 10 तक लाई करेगा। अब देखो मैं बात करता हूँ कि 2 एक बेस है, तो पहला रखता हूँ 2 की पावर a की पावर b था, दैट विल बी स्टार्ट हो सकता है पॉसिबल वैल्यूज 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, ऐसे चलता जाएगा ये, ठीक है। अब 2 टू द पावर 2 है, मान लो 2 की पावर 2 क्या हुई, 4 हो गई, 2 की पावर 3 क्या हुई, 8, 2 की पावर 4 16। अब ये देखो कि ये बढ़ तो रहा है, यानी कि पावर्स में इंक्रीज हो रहा है, फंक्शन जो है मेरा पावर्स में इंक्रीज हो रहा है। और किसकी पावर्स में इंक्रीज हो रहा है, बेस की पावर में, जो उसका बेस है। तो यहाँ पे बेस था 2, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 की पावर्स में इंक्रीमेंट हो रहा है। व्हेन पावर्स की बात करें दैट इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना। एडिशन वेडिशन कुछ ना हो, सीधा मल्टीप्लीकेशन की बात हो रही है, हर बार बेस से मल्टीप्लाई करते चले जाओ। तो ऐसे फंक्शन जो भी एग्जिस्ट करते हैं, ऑल दोस फंक्शंस आर कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इसका सबसे अभी तगड़ा उदाहरण हमने रिसेंटली देखा था, पूरे वर्ल्ड दुखी हो गया था उससे। बताओ क्या था वो, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को फॉलो करता था? बताओ बेटा क्या चीज थी ऐसी? कोविड। कोरोना। देखो कितने अच्छे बच्चे हैं, सबको पता है कोविड। स्वास्थ्य ने अभी देखो कोविड था, ऐसा क्यों था बेटा? जैसे हम लोगों ने एक्सपोनेंट निकाला था, मान लो कुछ साइंटिस्ट बोल रहे थे कि इसका एक्सपोनेंट क्या 5 है, 5 बेस है बेस 5 का मतलब क्या हुआ कि एक यहाँ पे कोविड का पेशेंट आया, देखो ये पॉइंट, इस पे कोविड का पेशेंट था, इसने कोरोना दिया 5 पेशेंट्स को, 5 लोगों को, ठीक है। सर अब ये 5 लोग इसके बाद, ये 5 लोग इसके बाद अगले 5 लोगों को दे देंगे। देखो ये आदमी था, इसके करस्पॉन्डिंग ठीक है, फिर इसके 5, फिर इसके 5, सब ने आगे जाके 5 को दे दिया। तो क्या हुआ, ग्रोथ कैसे हो रही है भाई? सबसे पहले तो पेशेंट 1 था, ठीक है, यानी कि ये 1 का मतलब था 5 की पावर 0, ठीक। फिर दोबारा इन्होंने एक्सपेंड किया, तो फिर दूसरे लेवल पे गया, दूसरे पे फिर 5 हो गए भाई, इस एक पेशेंट ने 5 लोगों को दे दिया, तो ये क्या हुआ, 5 हुआ, यानी पावर किस पे गया यार, सॉरी, हाँ एक पेशेंट था, फिर 5 पेशेंट हो गए, सॉरी यार इधर लिखना था उसको ऊपर, कंफ्यूजन हो गया। हाँ पहले एक पेशेंट था, फिर 5 पेशेंट हुए, 1 से 5 हो गए, तो ये क्या 5 की पावर 1। फिर इन 5 पेशेंट से कितने हुए, हर एक के और 5, 25 हो गए, तो 5 की पावर 2। अब ये 25 होंगे, ये फिर 5, हर एक पेशेंट 5 को देगा, तो 125, दैट विल बी 5 टू द पावर 3। तो ये देखो ग्रोथ पावर्स में हो रही है, यानी कि ऐसे बस्ट हो रहा है, जैसे पेशेंट्स का बस्ट हुआ था कोरोना में, दैट वाज एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, है ना। तो ऐसे फंक्शंस होते हैं, उनमें ग्राफ जो दिखाई देता है वो ऐसे आता है। और बेस क्या होगा, बेस आपको देखो, अभी बेस की फीलिंग समझ आ रही है कि एक पेशेंट जितने पेशेंट्स को दे सकता है कोविड, मतलब ऑन एन एवरेज, ऐसे नहीं है मान लो मैं हूँ, मेरे को कोरोना हो गया और मैं एकदम बिंदास घूम रहा हूँ, तो मैं तो 100 को भी दे के आ जाऊंगा एक दिन में। बट ऑन एन एवरेज बात हो रही है कि अगर 100 पेशेंट थे तो उन्होंने ऑन एन एवरेज कितने पेशेंट्स को
कोविड दे दिया, तो 100 लोगों ने अगर 500 को दे दिया तो हम बोलेंगे कि एक पेशेंट ने लगभग 5 लोगों को दिया है। तो 5 वाज द बेस ऑफ दैट ग्रोथ। कोविड का जो ग्रोथ था उसका 5 वाज द बेस ऑफ दैट ग्रोथ। तो ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते बढ़ जाएगा ना बहुत तेजी से। तो दोज फंक्शंस आर कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो बड़ा अच्छा लगा, कुछ बच्चों ने आंसर दिया, मुझे लग रहा था नहीं दे पाओगे तुम लोग, इस हिसाब से सोए रहते हो ना। ठीक है, अब बात आई लोगरिथम की। लोगरिथम में क्या करते हैं हम कि दिस इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ, उल्टा फंक्शन है किसका, एक्सपोनेंशियल का। एक्सपोनेंट का उल्टा फंक्शन है, और इसको इसकी फील लेनी है तो इसको ऐसे ले सकते हैं, y इज सम फंक्शन ऑफ x, जिसको बोलेंगे log ऑफ x। अब इसका बेस मान लो आप यहाँ पे ई बेस मान लो, ठीक है। बाय बाय डिफॉल्ट नेचुरल लॉग होता है, उसको बोलते हैं ई बेस। ई ई इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं, ई का नाम भी होता है एक, इसकी वैल्यू 2.718 होती है, और इसका नाम होता है, अभी बताता हूँ एक बार गूगल से पूछ के। हम्म यूलर नंबर होता है, अरे क्या भूल जाता हूँ मैं। हाँ, ई को बोलते हैं यूलर नंबर, ठीक है, इसीलिए इसका ई आता है। इसकी वैल्यू होती है 2.718, और इसका इसको अगर इसका बेस ले रहे हैं, जैसे बेस कोविड का बेस, कोविड वाली इक्वेशन का बेस था 5, अगर बेस ई है, ई मतलब 2.718 है अगर बेस, तो दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल लॉग, है ना, नेचुरल लॉग, इसको नेचुरल लॉग बोलेंगे। अब y इक्वल्स टू एफ एक्स लिया, एंड दैट इज कॉल्ड एज log बेस ई एक्स। अब फील क्या करना है, देखो मैं आपको बताता हूँ कि अगर log से क्या फील करोगे आप, log से, log फंक्शन है उससे फीलिंग कैसे लेनी है कि y की वैल्यू बताओ, y की वैल्यू बताओ कि e की पावर में कुछ कर दूं, e की मैं e की क्या पावर कर दूं कि x आंसर आ जाए। भाई जिस जिस नंबर का मैं log ले रहा हूँ ना, दैट शुड बी द आंसर, और e की पावर में क्या मैं वैल्यू डाल दूं कि वो जो log के अंदर वैल्यू है वो आ जाए, यानी e की पावर क्या कर दूं कि x आ जाए, तो दैट विल बी माय वैल्यू ऑफ y। तो इसको अगर खोल के लिखूं तो e टू द पावर y इक्वल्स टू x। तो अब मुझे y निकालना है, दैट इज द फीलिंग ऑफ log। जैसे मान लो मैं बोलूं कि y इज समथिंग log 10 बेस 100। अब y की वैल्यू बताओ, तो मैं इसको ऐसे फील करूंगा कि 10 है, जो बेस है 10, 10 की वैल्यू क्या कर दूं, यानी 10 की वैल्यू में क्या रख दूं पावर में कि आंसर आए 100। तो 10 की पावर मान लो सम नंबर है, देर इज सम नंबर, और आंसर आना चाहिए 100, तो 10 की पावर 2 करने पे 100 आएगा, तो y की वैल्यू हमारी 2 आएगी। फील आई, नहीं आई? भाई देखो, y इक्वल्स टू log 10 100 1000 मान लो, इसको मान लिया 1000, अब की बार 1000 से करेंगे कि x की वैल्यू, सॉरी 10 की वैल्यू में क्या रखूं कि आंसर आए 1000, तो 10 की वैल्यू में मैं 3 रखने पे आंसर आता है 1000, तो 3 इज द आंसर ऑफ y। तो ऐसे लोग निकालते हैं। तो आप बस इतना याद रखो कि ऐसे होता है, बाकी जब आप फील आने लगेगी आपको लोग की, तब मजा आएगा, उससे पहले रिक्वायर्ड भी नहीं रहता इतना ज्यादा कि ये क्या ऐसी फील लेना, ठीक है। बट आप ये रख लो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लोगैरिथमिक फंक्शन एक दूसरे के उल्टे फंक्शंस होते हैं, एंड दे आर लाइक दिस, कि अगर आप मैं बोलूं ई टू द पावर log x की बात कर रहा हूं तो दैट विल बी x, ई से log कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। और कैसे होगा वो ये वाली फील लेके देखो, फिर हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। देखिए फर्दर एक्सप्लेनेशन भी हो सकते हैं बेटा, टफ और मोर सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन, बट दे आर आउट ऑफ अवर स्कोप, है ना। अभी के लिए इतना ही ध्यान रखो, बाकी अगर इससे ज़्यादा जिज्ञासा हो तो पर्सनल व्हाट्सएप पे पूछो, अदरवाइज मैथमेटिक्स की मैम से पूछो, मैथमेटिक्स जो मैथ्स पढ़ा रही ना मैम, आपको उनसे पूछ लेना, ठीक है। और बाकी बाकी सिमुलेशन हुआ तो मैं डाल दूंगा वेबसाइट पे, वहाँ देखना, ट्राई करके मजा आ जाएगा। अब आती है बात ट्रिग्नोमेट्री की। अब तक किसी को फंक्शन वंक्शन में डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं आधे मिनट के ब्रेक के बाद। हाँ भूमिका पूछो बेटा। सर गलती से हो गया था।
तो आधे मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ मैं, फिर पढ़ाता हूँ यार, मेरा गला थोड़ा दुखने लग गया है। सिर्फ हाफ अ मिनट। चलो, तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्राइंगल से रिलेटेड है सारा खेल इसका, कुछ रेशियोज होंगी और उनके बेसिस पे हम कैलकुलेशंस करेंगे, बस इतना मोटा मोटा याद रखेंगे। और ये आपने देखा है, देखो एक ट्राइंगल है। पहली बात तो ये ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पे आप लगा सकते हो, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए ट्राइंगल शुड बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये ट्राइंगल है, इसमें एक थीटा एंगल ये आपको दिख रहा है। इस थीटा के जस्ट सामने वाली साइड जो है, सामने वाली साइड, दैट इज अपोजिट साइड ऑफ दिस थीटा, और इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। पी से लिख रहा हूँ। इस थीटा के जस्ट साइड वाली जो साइड है, दैट इज कॉल्ड एज एडजेसेंट साइड, या फिर इसको बेस बोल देंगे। बी से बेस लिख रहा हूँ। हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज द स्लैंट, ये तिरछी वाली साइड जो है, या फिर लॉन्गेस्ट साइड जिसको बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूज। अब देखो, ये आपको रेशियोज तो पता ही है सारे के सारे की। साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा इसको क्या बोलेंगे बेटा? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज साइड। अब अपोजिट क्या था? अपोजिट वाज परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपने एकदम रट रट के देखा होगा कि साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कोस थीटा इक्वल्स टू बी बाई एच, और टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू पी बाय बी। तो बस ये वाली चीजें हो गई ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक्स। अब इन्हीं रेशियोज के बेसिस पे हमने कुछ वैल्यूज फाइंड आउट कर रखी हैं, और उनका टेबल ये दिख रहा है आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यूज हैं, आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में इतना तो दिया होता है, तो इतना तो रटना सबके लिए अनिवार्य है। साइन, कोस और टेंजेंट की वैल्यूज कर लो, 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री पे रटना है। तो ये तो है बेयर मिनिमम। अगर इतनी याद है तो फॉर्मूला वॉर्मूला का जुगाड़ लगा के आप पहुंच जाओगे जहां तक आपको एग्जामिनर पहुंचाना चाह रहा है, बट उसमें लग सकता है थोड़ा टाइम। तो बेटर क्या है कि मेरा सजेशन मानो तो आप क्या करो कि साथ में ये भी रट लो। ये दो चार वैल्यू और हैं, इसमें भी क्या ही है, जीरो। बस आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए, ये तीन वैल्यू, ये तीन वैल्यू, बस ये तो आप निकाल लोगे भाई। पी बाई एच करोगे, -1/0 अनडिफाइंड आ गया, ठीक है। 0/1 आ गया तो ये 0 आ गया, 0/1 आया तो ये भी 0 आ गया। बची बात ये कि ये याद कर लो कि 270 पे -1 होती है, और कोस की वैल्यू 0 होती है, ये -1 + 1। बस थोड़ा थोड़ा ये याद रख लोगे तो एक और बेनिफिट हो जाएगा कि आपको ये वैल्यूज निकालनी नहीं पड़ेगी, फॉर्मूले अवॉइड कर पाओगे, कैलकुलेशन अवॉइड कर पाओगे एग्जाम में। तो इतनी याद कर लो, ये वाला प्लस ये वाला, ठीक है, ये आप याद करना। बाकी नीचे वाली इनकी जरूरत नहीं है, तो वन डिवाइड उल्टा करते जाओगे तो आ जाएंगे। इसके अलावा, इसके अलावा हमारे पास कुछ होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या फॉर्मूले। उसमें पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आप सबको याद भी होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस यस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। फिर दूसरा होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, एक ये। और एक तीसरा है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये तीन है, इनको रटना है। और ये इनका तो और डिटेल में बताऊंगा आगे क्या होना है, ठीक है, इसका अगले पे आएगा। अब इतना कर लोगे, इसके अलावा बताता हूं ये। अब देखो, मैं आपको साइड्स दिखा रहा हूँ ट्राइंगल्स की, कुछ साइड्स। राइट एंगल ट्राइंगल होना जरूरी है ट्रिग्नोमेट्री में, ये बता दिया आपको। अब बेस्ड अपॉन दी रिमेनिंग एंगल्स हमारे पास साइड्स के रेशियोज हमें पता होंगे। भाई रेशियोज की बात होती है, पहले बात तो ये बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी हम एब्सोल्यूट वैल्यूज की बात नहीं करते, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द रेशियोज। टेंजेंट थीटा क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिमिलरली साइन थीटा क्या था? साइन थीटा वाज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। तो पहली बात तो हम सिर्फ साइड्स की रेशियोज की बात करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यूज की बात नहीं करते। अब इसका मतलब ये हुआ कि पी बाई एच अगर मेरा एक ट्राइंगल है जिसमें 1, 2 और 3 है, तो उसी के सिमिलर साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा दूसरे ट्राइंगल में भी होंगे, जिसकी साइड मेरी हो सकती है 2, 2, 4 और 6, है ना। तो ये भी, इसमें भी साइन थीटा कोस थीटा वही होगा जैसा इसमें होगा। तो ये आप ध्यान रखना।
तो अब मैं रेशियोज की बात कर रहा हूँ, मतलब जो आपको ट्रायंगल दिखा रहा हूँ ये पर्पल कलर का, जो इसमें रेशियोज हैं वो इसी प्रकार के हर एक ट्रायंगल में होंगे जिनकी रेशियोज ही होंगे, जिनमें एंगल ये होंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो अगर एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल 30 डिग्री का है और दूसरा एंगल 60 डिग्री का है, तो उसकी जो साइड्स हैं वो इस रेशियो में मिलेंगे आपको, 1, 2 और √3। तो ये तो आप टेबल से भी, अगर टेबल रट रखी है तो यहाँ से भी निकाल पाओगे, अगर नहीं रट रखी तो ये ट्राइंगल रट लो, बाकी सब आ जाएगा वहां से। वैल्यू मत रटो, ये ट्राइंगल रट लो। आपको वो याद नहीं हो रही तो बस ये रट लो कि 1 होगा, 2 होगा और √3 होगा। मान लो कुछ कुछ बच्चों को ये होता है ना कि फोटो अच्छे से याद रहती है, तो ये रट लो, तो आप पूरी टेबल बना पाओगे वो जो उधर थी, बेस्ड अपॉन दिस ट्राइंगल। और दूसरा है कि एक ऐसा ट्राइंगल भी हो सकता है जिसमें एंगल दोनों रिमेनिंग एंगल, एक तो 90 होगा ही होगा और दो बच गए वो 45 के हैं, तो उनमें रेशियोज होगी 1, 1 और ये वाला √2। ये पाइथागोरस से हो गया भाई, ये दोनों 1, 1 है, तो ये हो गया 1² + 1², क्या हुआ √2। ठीक, तो ये है। अब ये तो हो गए थोड़ी हल्की बातें। अब एक ट्राइंगल और है जिसको मैजिक ट्राइंगल बोल सकते हैं। क्यों? यहाँ पे देखो आपको दो वेरी इंपॉर्टेंट रिपीटेड वैल्यूज दे रहे हैं, कई बार हमारे को न्यूमेरिकल्स में दिए होते हैं 37 डिग्री निकालो, साइन ऑफ 37 बताओ, या साइन ऑफ 45 डिग्री बताओ। तो अगर हमें ऐसा दिखेगा तो पहले तो हमारे हाथ पैर ढीले हो जाएंगे, धुआं देख लेंगे हम। क्यों? कि हमें वैल्यू याद नहीं है, फिर ये भी नहीं पता निकलेगी कैसे, है ना, कि कौन से फॉर्मूले से मैं उनको अप्रोच करूँ। हाफ एंगल फॉर्मूला धुआं दे जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, 4 बार लगाओगे तब वैल्यू आएगी, फिर कैसे करोगे? फिर आएगा, हेल्प करेगा ये ट्राइंगल। इसमें याद रखना बस कि एक वैल्यू है 3, दूसरी है 4 और तीसरी है 5, 3, 4, 5। ये ट्राइंगल कहाँ मदद करेगा? जो मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड एंगल्स हैं 37 डिग्री और 53 डिग्री निकालने। अब देखो, बेस्ड अपॉन दिस ट्राइंगल, अगर आपको ये ट्राइंगल समझ आया तो मेरे को ये बताओ साइन ऑफ 37 डिग्री क्या होगा? साइन ऑफ 37 डिग्री क्या होगा? इधर देखो, साइन का वैल्यू क्या था? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज तो पता है कि 5 है, अपोजिट साइड क्या है साइन का? 3/5। 3/5। तो सबको आया ना समझ भाई, 37 डिग्री है, इस एंगल के अपोजिट वाली साइड कौन सी है? ये 3 है। तो अपोजिट वाली साइड को परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, P/H, 3/5। तो इसकी वैल्यू क्या है? 0.6 आ गई। सिमिलरली कोस, कोस ऑफ 37 डिग्री, कोस निकालते टाइम हम क्या लेते हैं? एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड क्या है 37 डिग्री वाले एंगल की? एडजेसेंट साइड बेस 4, 4 है, 4/5। तो 4/5 कर दो, तो दैट इज 0.8। सिमिलरली 53, अब 53 को ले लो, 53 के अपोजिट साइड कौन सी है? 53 के अपोजिट साइड कौन सी है? साइन ऑफ 53 डिग्री ये वाली है भाई अपोजिट, इसके जस्ट सामने वाली। 4/5 आ गया, तो ये आया 0.8। और सिमिलरली कोसाइन ऑफ 57 डिग्री, दैट विल बी 3/5, भाई एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय 5। तो ये हुआ 0.6। अब हम निकाल पाए बड़े प्यार से क्या? 0.6, 0.8, 0.8 और 0.6, सारे की सारी वैल्यूज निकल गई और धुआं भी नहीं हुई, धुआं भी नहीं हुए, हम बच गए। तो अगर आप ये ट्राइंगल रख लोगे दिमाग में तो आपको जो वैल्यूज भी अच्छे से निकल पाएंगी और कॉन्फिडेंस भी रहेगा। और कुछ कुछ समझदार बच्चे तो ये होते हैं कि सर छोड़ो ना ट्राइंगल को, आपने एक बार बता दी, हम तो यही याद रख लेंगे 37, 0.8, 0.8, 0.6 बस। ठीक है, तो ये आपको हेल्प करेगा। जब जैसे मर्जी याद रह जाए यार, ट्राइंगल से रह जाए तो अच्छा, ये वैल्यूज ही याद रह जाए तो अच्छा, जैसे मर्जी भी आपके दिमाग में घुसे ये बातें उतना ही बढ़िया है। अब बात करते हैं क्वाड्रेंट्स की। क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि हमने एक प्लेन को 4 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक, इसलिए उसका नाम आया क्वाड। क्वाड मतलब 4, रेंट डिवाइडेड, ठीक। अब ये याद रखो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, स्कूल के बाद हम कहाँ जाएंगे? कॉलेज में। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, बस ASTC ये याद रखो। कुछ बच्चे बोल रहे थे ऑल, कुछ था यार, ऑल सिल्वर, चाय के कुछ बर्तनों जैसी बातें भूल गया, लेकिन वो इतना कॉमन नहीं है। ये याद रख लो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज यानी ASTC। इससे क्या पता चलेगा हमें? हमें अलग अलग जो पार्ट में हमने डिवाइड किया है क्वाड्रेंट में, यानी बेस्ड अपॉन द थीटा वैल्यूज। थीटा की वैल्यू जैसे यहाँ 0 है या 90 है या 180 है, 270 है, इसके बेसिस पे हमने
इसको डिवाइड कर दिया अलग अलग टुकड़ों में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है इसमें से? किसी को पता है तो बता दो बेटा। अरे सो क्यों जाते हो भाई तुम सब लोग? देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है 0 से 90 डिग्री के बीच में जो होगा, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो वैल्यू होंगी, दीज आर द पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके अगला होगा सेकंड, ये वाला। उसके अगला होगा थर्ड, ये वाला। उसके अगला होगा फोर्थ, ये वाला। ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है? आफ्टर, आफ्टर का ए है। तो ए मतलब कि ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगी। देखो आप लोग, साइन है, कोसाइन है, टेंजेंट है, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट, ये सारे के सारे हुए पॉजिटिव। ठीक। अब दूसरे क्वाड्रेंट में आओ, स्कूल। स्कूल का एस उठाओ, दिस मत मींस कि सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव रहेगा, साइन थीटा। साइन थीटा पॉजिटिव का मतलब 1 साइन थीटा भी पॉजिटिव रहेगा। तो साइन से रिलेटेड जितनी भी रेशियोज है, साइन सीकेंट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा, सिर्फ ये पॉजिटिव रहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। फिर टू स्कूल, टू का टी उठाओ, दिस मींस इन थर्ड क्वाड्रेंट ओनली टेंजेंट एंड कोटेंजेंट थीटा आर पॉजिटिव। जो टेंजेंट से रिलेटेड है वो सिर्फ पॉजिटिव रहेंगे। फिर कॉलेज सी, सी मतलब कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा। तो जो कोसिकेंट थीटा से रिलेटेड जितने भी थे, कोसिकेंट और सीकेंट, दे आर पॉजिटिव इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहां से तो हमें ये समझ आता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज से। अब देखो, अब एंगल के बेसिस पे अगर हम डिवीजन देखें तो एंगल हमारा स्टार्ट हो रहा है बेटा यहाँ से, जीरो से। एंगल हमारा जीरो से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ और घूम के वापस यहीं आ गए। ठीक है। तो दिस मीन्स की 0 डिग्री और 360 डिग्री ये दोनों के दोनों यहीं पे लाई कर रहे हैं, अलोंग दिस लाइन। इस लाइन के अकॉर्डिंग के ऊपर ही हमारा 0 डिग्री भी है और 360 डिग्री भी है। ठीक। तो अब मुझे बताओ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक है? फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक है डिग्री में? 0 डिग्री टू 90 डिग्री। ठीक है। 0 से 90 डिग्री का जो है दैट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट है 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक। थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से? 180 से 270 डिग्री तक। फोर्थ है 270 से 360 या फिर 0 डिग्री तक। ठीक है। अब यस सर। अब सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। मुझे ये बताओ 90 डिग्री कहाँ पे लाई करता है, कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में? 90 डिग्री 90 डिग्री कहाँ पे लाई करता है? इधर ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और ऑन द और इन द सेकंड क्वाड्रेंट। बताओ बेटा। सेकंड। कुछ बच्चे बोल रहे हैं फर्स्ट और कुछ बोल रहे हैं सेकंड। ठीक है। देखो अब ये फील वाली बात आ गई ना, जिसको जहां फील हो रहा है वहां आप लोग बता रहे हो। देखो 90 डिग्री जो है ना बेटा, मैं बताऊं, 90 डिग्री इज नाइदर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट नोर इट इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। ना तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ना ही ये सेकंड क्वाड्रेंट में। तो कहाँ पे है? फिर बोलोगे सर फिर कहाँ है? तो ये बेटा एक्सिस पे है। जो वर्टिकल एक्सिस है ना, एक्सिस के ऊपर 90 डिग्री है। अब देखो दूसरा सवाल पूछता हूँ, फिर आप बताना। अगर मैं बोलूँ 90 से थोड़ा सा छोटा एंगल है, थोड़ा सा छोटा, तो वो कहाँ पे लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो अब सबका आंसर एकदम फिट आया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब सब लोग कॉन्फिडेंट है ना। 90 वाज एन एम्बिगुअस वैल्यू। तो 90 से हल्का सा छोटा आया तो फर्स्ट में आया, अब 90 से हल्का सा बड़ा आएगा तो सेकंड। सेकंड में। बिल्कुल सही है। तो इस चीज को मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो मैं लिखता हूँ कि 90 माइनस सम एंगल थीटा। ये थीटा वेरी स्मॉल, मान लो थीटा की वैल्यू छोटी रहेगी, है ना। छोटी मतलब 90 से एटलीस्ट छोटी। ठीक है। तो 90 माइनस थीटा इट विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सही बात है। और 90 प्लस सम एंगल थीटा इट विल लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट। ये आपने बताया मुझे। ठीक है। अब मैं बोलूं कि 360 डिग्री प्लस सम एंगल थीटा वो कहाँ पे लाई करेगा? या 0 डिग्री प्लस सम फर्स्ट में? तो इसको ये लिख सकता हूँ 360 डिग्री प्लस सम एंगल थीटा या फिर 0 डिग्री प्लस सम एंगल थीटा। ये दोनों के दोनों भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे।
90 माइनस थीटा और ये प्लस थीटा। ठीक है, क्यों बेटा कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर 360 में प्लस भी कर दिया फिर भी धुआं दिखा रहे हो आप। ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये साइक्लिक है बेटा, 0 से 360 फिर 720 कर लो, फिर ऐसे चलते जाओगे तो जोड़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो हमारा बेस रहता है कि एप्लीकेशन, मान लो हम आरपीएम कैलकुलेट करेंगे रोटेशनल मोशन में, तो फिर थीटा की वैल्यू ऐसे भी मिलेगी आपको, 1040 डिग्री घूम गया तो उसमें निकालना पड़ेगा कि भाई 1040 डिवाइडेड बाय 360 करोगे तो नंबर ऑफ रोटेशंस पता पड़ेंगे कि ओवरऑल कितने रोटेशंस आए। ठीक है, चलो अब थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में करते हैं तो इट कैन बी 180 डिग्री प्लस सम एंगल थीटा और इट कैन ऑल्सो बी 270 डिग्री माइनस सम एंगल थीटा। हो सकता है ये क्या होगा, 270 जमा सम एंगल थीटा और 360 माइनस सम एंगल थीटा, या फिर सिर्फ 0 माइनस थीटा कर लो, या फिर सिर्फ माइनस थीटा ही कर लो, माइनस थीटा का मतलब भी होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये सबको समझ आई बात, आगे की नहीं आई ये वाली बात? यस आ सर। गई ना? अब देखो ये इसलिए समझाया कि इसके बेसिस पे हम साइन डिसाइड करेंगे कि क्या साइन हमारा रहेगा। ठीक है, टाइम कितना बचा है, 5-6 मिनट बचे हैं, अभी करते हैं इसको। हाँ, फिर डिफरेंशिएशन कल स्टार्ट करेंगे। अब देखो, अब आपको दिखाते हैं, ये दिख गया, थीटा को हटा के हमने क्या कर दिया, ए लिख दिया थीटा की जगह, तो सेम ही बात है। 90 माइनस सम एंगल ए या 360 प्लस सम एंगल ए, सेम बात है। ये 270 में ऐड कर दो या 360 में सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये चीजें हमें पता चल गई कौन से क्वाड्रेंट में क्या लाई करेगा। अब देखो इनके हिसाब से साइन डिसाइड करना है हमें। साइन का हमने कहाँ देखा था बेटा, ये कि फर्स्ट में साइन सारे के सारे पॉजिटिव, दूसरे में साइन पॉजिटिव, तीसरे में टेन पॉजिटिव और चौथे में कोसाइन पॉजिटिव। अब ये यही हम अपना ज्ञान लगाएंगे और पहले क्वाड्रेंट की बात करेंगे सर्वप्रथम। देखो 90 माइनस सम एंगल ए लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल्सो 360 प्लस सम एंगल ए लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इसके बेसिस पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या देखा था कि ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। भाई ये था ना आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो ASTC था। तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, तो ऑल द फंक्शंस आर पॉजिटिव, दिस मींस साइन ऑफ 360 प्लस थीटा इज साइन थीटा, प्लस का साइन थीटा। फिर कोस का 360 प्लस थीटा, वो भी कोस थीटा होगा लेकिन प्लस का ही होगा। टेंजेंट भी ऐसे ही होगा, प्लस का होगा। और 90, देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, साइन और कोसाइन में जब 90 के साथ डील करेंगे तो साइन तो डिसाइड होगा क्वाड्रेंट के हिसाब से, बट जब 90 माइनस समथिंग करोगे या 90 प्लस समथिंग करोगे तो उस केस में साइन का कोसाइन हो जाएगा और कोसाइन का साइन हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे आर साइक्लिक ऑन, देखो यहां से 0 से स्टार्ट हुआ, साइन फंक्शन तो ऐसे होता है और कोसाइन इसके जस्ट उल्टा, 0 डिग्री पे मैक्सिमम और फिर ये ऐसे चलता रहेगा। तो मतलब क्या हुआ कि जब आप 90 डिग्री में इसको प्लस और माइनस करोगे तो इनके जो साइन है ना वो एक दूसरे के उल्टी डायरेक्शन से स्टार्ट होते हैं, तो 90 डिग्री की इनकी साइक्लिसिटी आती है दोनों मिला के, तो उस हिसाब से ये साइन चेंज कर लेता है। तो वो तो वही वैसी बातें मैथमेटिकल। अब सीधी सीधी बात ये है कि सर कंपटीशन के हिसाब से बता दो, तो मैं ये बता रहा हूँ रट लो इसको। जब साइन में या कोसाइन में 90 डिग्री के साथ डील करोगे तो वो आपको चेंज करके लिख देना है। तो 90 साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, ठीक है सर 90 माइनस थीटा है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब साइन पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव, बट क्योंकि आप 90 डिग्री के साथ डील कर रहे हो तो इट विल बिकम कोसेकेंट थीटा, कोस थीटा, सॉरी कोसेकेंट नहीं, कोस थीटा। सिर्फ सीधा कोस 90 माइनस थीटा, ठीक है 90 माइनस थीटा है, ऑल पॉजिटिव है तो प्लस साइन आएगा, बट साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड क्वाड्रेंट देखो सब लोग, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या था, ओनली साइन इज पॉजिटिव, सिर्फ केवल साइन ही पॉजिटिव रहेगा। ठीक है भाई, तो अब आए साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, क्योंकि साइन पॉजिटिव रहता है और 180 पे कुछ चेंज नहीं होता तो साइन थीटा लिख दिया। फिर कोस 180 माइनस थीटा, क्योंकि कोस नेगेटिव रहता है सेकंड क्वाड्रेंट में तो माइनस का साइन लगा दिया और कोस थीटा लिख दिया इसको एज इट इज। टेंजेंट 180 माइनस थीटा, नेगेटिव रहता है, माइनस टेन थीटा हो गया। साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, अब यहाँ पे साइन पॉजिटिव रहता है सेकंड क्वाड्रेंट में तो इसलिए प्लस का साइन रह गया यहाँ पे पॉजिटिव, और क्योंकि 90 के साथ डील कर रहे थे कॉम्प्लीमेंट्री था तो कोस थीटा हो गया। फिर कोस ऑफ 90 प्लस थीटा हो रहा है तो 90 के साथ डील कर ले, इसलिए कोस का तो साइन होना ही है, बट
नेगेटिव क्यों? क्योंकि बेटा ये कोस जो है सेकंड क्वाड्रेंट में ये माइनस होता है, तो माइनस, और साइन थीटा चेंज होगा। तो साइन हमारा इधर वाले एंगल्स के हिसाब से डिसाइड हो रहा है, और 90 है तो ये चेंज भी हो जा रहा है। बस ये ध्यान रखो, और ऐसे ऐसे आप ध्यान रख के कर लो। इसको सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। सिमिलरली थर्ड देख लो भाई, थर्ड में केवल टेंजेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। उस हिसाब से देखो, साइन निकाला तो माइनस का साइन, कोस था तो फिर माइनस, टेंजेंट था तो प्लस का साइन आ गया। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में देख लो, फोर्थ में सिर्फ कोस पॉजिटिव होगा, तो साइन के साथ नेगेटिव, कोस के साथ पॉजिटिव और टेन के साथ नेगेटिव। ठीक, तो ये कर लोगे सब लोग। Yes, sir. और Yes, जो sir. रूल मैंने आपको बताया 90 का जो चेंज होगा 90 के साथ, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। 90 और 270 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो ये आप देख लेना। ठीक है, ये सब लिखा हुआ है यहाँ। अब कुछ आपको फॉर्मूले और बता देता हूँ, ये आप याद कर लेना ट्रिग्नोमेट्री के। साइन ऑफ ए प्लस बी, मुझे दो थीटा दे रखे, साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू, या फिर साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन। साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन। तो ये दो फॉर्मूले हैं बेटा अलग अलग, ऊपर माइनस है तो माइनस के साथ माइनस, नीचे प्लस है तो प्लस के साथ प्लस। तो दो फॉर्मूले तो ये हो गए। उसके बाद एक फॉर्मूला होगा, दो ये हो गए, टेन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। और दूसरा हुआ टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो नीचे वाला जो है ना, देखो ऐसे ऐसे लिखते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता वो इस फॉर्मूले, ये दो फॉर्मूले हैं। तो पहला वाला है, अगर आप ऊपर ऊपर वाले उठा रहे हो साइन, तो इसको उठा लो, यहाँ से माइनस उठेगा, इसका ऊपर वाला माइनस उठेगा, ये वाला प्लस उठेगा, तो एक फॉर्मूला बन जाएगा। इसके बेसिस पे क्या बनेगा, टेन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन ए टेन बी। तो ऊपर ऊपर वाले साइन इकट्ठे उठाए थे तो हमने उनको इकट्ठे लिख लिया। दूसरा केस क्या हो सकता है कि नीचे वाले साइंस का सिर्फ देख रहे हैं, यानी कि इसमें प्लस को देख रहे हैं, इसमें भी प्लस को देख रहे हैं, तो इसमें नीचे वाला गया, इसमें नीचे माइनस है। तो दूसरा फॉर्मूला बनेगा टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेंजेंट ऑफ ए प्लस टेंजेंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो ये होगा। तो दो फॉर्मूले ये हो गए। ऐसे ही ये दो फॉर्मूले, ये चार, सॉरी, एक साइन के दो और दो कोस के और दो टेन के, तो 6 फॉर्मूले आपको ये याद रखने चाहिए। और इसके अलावा आपको नीचे वाले दो फॉर्मूले हैं, जैसे ये रहा डबल एंगल का, साइन 2a, 2 साइन ए कोस ए, एक तो फॉर्मूला ये हुआ। एक ये याद रख लो, कोस ऑफ 2a इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इतना याद रख लो। बाकी जो आइडेंटिटी आपने ये देखी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू डाल डाल के ये दोनों अपने आप आ जाएंगे। कैसे आएंगे कि साइन थीटा को रख दो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस से तो आएगा, माइनस से माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का 1 आ जाएगा और कोस पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 कोस स्क्वायर आ जाएगा। अगर कोस को रिप्लेस कर दोगे तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। कहाँ से, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, इससे आप रिप्लेस कर दो तो वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है। और एक फॉर्मूला फाइनली बचा, टेन ऑफ 2a, 2 टेन ए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो ये याद करो। इतने काफी है ट्रिग्नोमेट्री में, आप याद कर लो। तो इसके बाद न्यूमेरिकल्स और असाइनमेंट तो हम शेयर करेंगे, वो सोल्व कर लेना, तो एक जितना रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस है वो आपको आ जाएगा बेटा। तो बताओ, कर लोगे इतना? Yes, sir. Yes, sir. देखो करना जरूरी है, Sir. नहीं करोगे तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ऐसे।